दिल का संबंध मात्र भावनाओं से जुड़ा होता है। जब मन और दिल में द्वंद्व चल रहा होता है, तभी इंसान शंकाओं और कुशंकाओं से घिर जाता है। तब उसे किसी चीज की सूझ नहीं रहती। मोनिका का मन तो उस दिन से आसान था। बात ही ऐसी थी जो शायद अब पूरी जिंदगी चैन नहीं लेने देगी। इस हादसे के बाद से उसका दिमाग ऐसा जड़ हो गया था कि वह कुछ भी सोच नहीं पाई थी। रह रह कर एक बवंडर सा उठता, कोई बात याद आती, फिर एक एक करके सब कुछ उभरने लगता था। अपने किचन में व्यस्त थी मोनिका, तभी टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। बार बार आ रहे टेलीफोन से वह पहले से ही परेशान थी। घंटी सुनते ही उसका सिर भन्नाने लगा। जी में आया, टेलीफोन ही अब उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए। गैस का आंच कम करते हुए वह टेलीफोन तक पहुंच ही पाई थी कि घंटी बजनी बंद हो गई। पैर पटकते हुए वह किचन की ओर बढ़ रही थी कि फिर घंटी बज उठी। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ आया था। बुदबुदाते हुए वह फिर लौटी, रिसीवर उठाया। उस तरफ भैया थे। भैया का स्वर डूब सा रहा था। बोलते बोलते वे रुक भी जाया करते थे। शंका कुशंका के भंवर में वह फंसती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वे सिर्फ इतना ही कह पाए, माँ सीरियस है मोनिका, जितनी जल्दी हो सके चली आऊँ। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा उसे मालूम नहीं। खबर सुनकर ऐसा भी लगा जैसे शरीर को काट मार गया हो। कान से टेलीफोन चिपकाए वह बड़ी देर तक खड़ी रही। उसे तो यह भी भान नहीं रहा कि टेलीफोन कभी का डिस्कनेक्ट हो चुका है। कुछ नॉर्मल होते ही फफाक कर रो पड़ी थी मोनिका। हड़बड़ाहट में उसने सूटकेस पैक किया, नौकरानी को आवश्यक निर्देश दिए, बच्चों को कुछ खिला देने को भी कहा। सूटकेस पैक करते समय उसे अनुज और माजी की बराबर याद आ रही थी। काश इन दोनों में से कोई एक उसके पास होता तो वह अपना दुख शेयर कर सकती थी और उनके कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर ही सही रो तो सकती थी। रुलाई के बाद थोड़ा मन का बोझ तो हल्का हो जाता। गैराज से गाड़ी निकालकर वह गेट पर रुककर बच्चों का इंतज़ार करने लगी थी। बच्चों को आता देख उसने गेट खोल दिया, बच्चों को बिठाया, सूटकेस रखवाया और आगे बढ़ ली। गाड़ी चलाते समय माँ की याद घनी हो जाती। कैसी होंगी माँ, जिंदा है या अथवा चल बसी, नहीं जानती, पर माँ की याद उसे रुला जाती। 150 किलोमीटर का सफ़र कब और कैसे तय हो गया पता ही नहीं चल पाया। गाड़ी रोकते हुए उसने स्पीड से गेट खोला और जूतियाँ खटखटाते हुए सरपट भाग निकली। बच्चों को भी उतारना है उसे याद नहीं रहा। सीधे वह माँ के कमरे में पहुँची। माँ को देखा, सन्न रह गई। महीना भर पहले तो ठीक थी माँ, अचानक यह क्या हो गया? उसने मन ही मन अपने आप से कहा था। 2 सफ़ेद चादरों के बीच माँ का जिस्म पड़ा था। माँ का हाथ थामे भैया सिर झुकाए बैठे थे। भाभी भी उदास गमगीन बैठी थी। देखते ही लगा खेल खत्म हो गया है। कलेजा मुंह को आ गया, रुलाई फूट पड़ी। अब वह माँ के शरीर से लिपट कर जार जार रोई जा रही थी। क्या हो गया भैया माँ को? कब से बीमार पड़ी थी? पहले सूचना क्यों नहीं दी? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाया था? अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया? तरह तरह के प्रश्नों की बौछार लगा दी थी मोनिका ने। भैया बार बार पीठ पर हाथ फिराते रहे, समझाते रहे। बड़ी मुश्किल से वह अपने आप पर काबू पा सकी थी। उसने महसूस किया कि माँ का शरीर अभी भी गर्म है। उंगलियों के पोर नाक के पास ले जाकर देखा, हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। उसने नब्ज टटोली, वह भी धीमी गति से चल रही है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि माँ अब तक जिंदा है। माँ के शीघ्र स्वस्थ हो जाने के लिए वह ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। वह न जाने अब तक कितने ही देवी देवताओं से प्रार्थना कर चुकी थी। एक एक पल भारी लग रहा था। कब क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता। तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते, मन से मन की बात होती, नजरें अनायास ही झुक जाती। सभी गंभीर मन में समाये डर से आतंकित। घड़ी ने रात की 4 बजाए।
एक हल्की सी कराहा माँ के मुंह से निकली। सभी की नज़रें माँ के निस्तेज चेहरे पर आकर केंद्रित हो गई। सभी उसे ध्यान से देखने लगे। निर्जीव पड़े शरीर में हल्की सी हरकत हुई। ओठ फड़फड़ाए, शायद वे कुछ कहना चाह रही होंगी। अधीरता के साथ मोनिका ने माँ माँ कहा। कुछ शरीर को हिलाया डुलाया भी, फिर वे अचेत हो गई। सारे लोगों के दिल एक बार फिर भय के साथ धड़के थे। सारी रात आंखों ही आंखों में कैसे कट गई पता ही नहीं चल पाया। सुबह होते तक सब कुछ सामान्य होने लगा था। सभी ने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया। माँ के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उसने भाभी से कुछ बातें की। प्रश्न सुनते ही भाभी चमक उठी और जो मुंह में आया बकने लगी। हालांकि उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। सभी बातें सामान्य सी थीं। भाभी की बातें सुनते ही मोनिका का मन बुझ सा गया। अंदर सब कुछ छत विछत था। इसके बाद कहने सुनने को बचा ही क्या था। उसने कितना भला समझा था भाभी को। कुल खानदान से भी ठीक थी, शकल सूरत की बुरी नहीं थी, पर उस दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। ऐसी कड़वी जुबान की तो उसने कल्पना तक नहीं की थी। तमतमाते हुए उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि अगर इतना ही हेमटा बतलाना है तो ले जाओ अपनी माँ को अपने साथ और जो चाहे सो करो। भाभी की बातें अंदर तक उतर कर कलेजा छलनी कर रही थी। उसका माथा चकराने लगा था। उसने तब यह सोचा भी नहीं था, मगर जब उसने भैया की ओर देखा समझ गई। उनका चेहरा झुका हुआ था। वे एक शब्द भी नहीं बोले थे। सब कुछ शायद पहले से ही तय था और वह हो भी रहा था। उसने सूटकेस उठाया, बच्चों को साथ लिया और गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी स्टार्ट की और वापस हो ली। घर से निकलते समय उसे ऐसा लगा कि भाभी अथवा भैया ही उसे आगे बढ़कर रोकेंगे, कुछ दिन और ठहर जाने को कहेंगे अथवा अपने कहे पर खेद प्रकट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे उसे सूटकेस ले जाता देखते रहे। किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। एक बार ही सही वे रुकने को तो कहते। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा था। घर आकर वह सीधे बिस्तर पर पसर गई। रह रह कर पिछली बातें याद आती रही। आंखों की कौर भीग उठी। अनुज और माजी को वह आज बहुत मिस करने लगी थी। मन के किसी कोने से एक प्रश्न उभरता, मोनिका, तूने ठीक नहीं किया वापस आकर। तुझे और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, कम से कम माँ के ठीक होने तक ही सही। झगड़ा झांसा किसके घर में नहीं होता। ननंद भौजाई के बीच अक्सर ऐसी नोक झोंक तो होती ही रहती है। तरह तरह के प्रश्न मन को उद्वेलित करते रहे। उसे तो ऐसा भी लगने लगा कि वह प्रश्नों की जंगल में घिर गई है। सारे प्रश्नों को दरकिनार करते हुए वह अपने आप को समझाइश देने लगी थी। उसने ठीक ही किया है वापस होकर। वह वहाँ रुककर करती भी तो क्या करती। माँ बाप की नज़रों में बेटा ही सब कुछ होता है। बेटियों की तो कोई अहमियत होती ही नहीं है। बेटी लाख से लाख जतन करे, पर वैतरणी तो बेटा ही तारता है ना। बस इसी एक सोच की चलती वे सारे दुख उठा लेते हैं, मुंह से उफ तक नहीं करते। भले ही वे इस लोक की चिंता ना करें, पर परलोक सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। भैया ने आखिर दिया ही क्या है माँ को, सिवाय दुख परेशानी कुंठाओं के, और वे दे भी क्या सकते थे। इन सब के बावजूद भी वे धन जायदाद के स्वामी बने ही रहेंगे। समाज के कर्म धर्म, समाज के नियम कायदे बनाने वालों ने कितनी चतुराई से पत्ते फाटे होंगे। उसे उबकाई सी होने लगी थी। माँ बेटे के नाते भैया का क्या यह फर्ज नहीं बनता था कि वह उनकी प्राण वचन से सेवा करते। वे तो वही कहते करते देखे गए जो बीवी ने कह दिया। अरे उसकी अपनी भी तो सांस है, वह तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। वह सोचती इन 5-6 सालों में समय चक्र कितना घूम गया है। वक्त बदला या आदमी, मगर अब इतना ज़रूर जानने लगी है कि माँ ने राजीव भैया को जो संस्कार दिए, माहौल दिए,
अपने जीवन का अर्क निचोड़ कर जिंदगी का अर्थ दिया, सब बेकार हो गया। ये 5-6 साल इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने एक लंबा इतिहास ही धो डाला। एक ही बात नए नए रूप में आकार ले उसे उद्वेलित कर जाती। ऐसा भी लगा कि बार बार उसी बात को सोचते रहने में संभव है दिमाग की नसें ही फट जाएं। अब वह सो जाना चाहती थी ताकि दिमागी आराम मिल सके, पर नींद भी दुश्मनी साधे बैठी थी, जो लाख पुचकारने के बाद भी नज़दीक नहीं आ रही थी। अनमनी सी उठ बैठी वह और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आकर दीवार का सहारा लेकर धम से बैठ गई। पीपल का पेड़ था। देसी परदेसी पखेरुओं ने उसकी मजबूत शाखाओं पर अपने घोंसले बना लिए थे। इस समय नवजात शिशुओं को छोड़कर एक भी परिंदा पेड़ पर नहीं था। सभी दाना चुग्गा के जुगाड़ में निकल चुके थे। एक स्तब्ध खामोशी छाई हुई थी। पीपल की टहनी से एक पतंग आकर अटक गई थी। जब तेज हवा का झोंका आता, पतंग चक्कर घिन्नी खाने लगती। पल भर को लगा कि वह भी एक पतंग की तरह ही है, जो ना तो आसमां की हो सकी ना जमीन की, बीच में ही अटकी पड़ी है। उसकी इस दुर्दशा को देखकर पत्ते भी तालियां बजाने लगे थे। जब अलग अलग जाति के अलग अलग प्रजाति के मुख पखेरु आपस में तालमेल बैठाकर रह लेते हैं तो भला आदमी क्यों नहीं रह पाता। अगर भाभी भी थोड़ा सा सामंजस्य बिठा लेती तो शायद माँ की यह दुर्दशा ना हुई होती और ना ही उन्हें असमय अपनी मौत की याचना करनी पड़ती। वह अपने आप में सोचने लगी थी। भाभी की याद आते ही लगा कि तूफान फिर सक्रिय होने लगा है। वह सब कुछ भूल जाना चाहती है, पर एक एक कर सब याद आने लगता था। अब वह अपने आप को समझाइश देने लगी थी कि और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी थी। देखा सूर्यास्त तो होने को है। पक्षियों के समूह वापस होने लगे हैं। पक्षियों का कलरव सुनकर बूढ़े पीपल के शरीर में उत्साह का संचरण होने लगा है। चहल पहल से भर उठता है पीपल का घर आंगन। पीपल के पत्तों के बीच में ललछोटी किरणें बहने लगी थी, धीरे धीरे सवलाने लगी थीं। आकाश में जब तक लटका अंधियारा नीचे उतरकर जमीन पर लौटने लगा था। थोड़ी देर बाद चांद आकाश पटल पर मुस्कुराने लगा था। सारा दिन उसने चुप्पी साधे छत पर ही बिता दिया था। अब वह सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगी थी। नीचे उतरते ही उसे आयुष व गरिमा की याद हो आई। पूरा दिन लगभग यूं ही बीत गया। उसने उन दोनों की सूध भी नहीं ली। बाहर निकल कर देखा, दोनों नौकरानी को घेरे बैठे हैं और वह उन्हें नई कहानियाँ सुनाने में मगन थी। नौकरानी की मन ही मन वह प्रशंसा करने लगी थी। वह भी अब उनके बीच आकर कहानियों के मज़े लेने लगी थी। बच्चों को मैं अब कहानियाँ सुनाती हूँ, तब तक तू खाना पका ले। खाना पक जाने की सूचना मिलते ही वह उठ खड़ी हुई। खाना खाने से पहले नहाने की सूझी। आज दिन भर से वह बैठी ही तो रही है। उसने आज ना तो मुंह ही धोया था, ना ही नहाया ही था। वह सीधे बाथरूम में घुस पड़ी। देर रात तक वह बच्चों के साथ कभी चाइनीज़ चेकर खेलती तो कभी सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी खेलते समय उसकी गोटी अचानक बड़ी सांप के मुंह पर आ गई। सांप के मुंह से घिसटती हुई वह पूंछ पर आकर अटक गई थी। पल भर को लगा कि वह सांप ना होकर भाभी हो और गोटी की जगह वह स्वयं बैठी हुई है। मुंह के पास आते ही उसने उसे निगलना शुरू कर दिया था और वह सरसराती हुई सांप के जिस्म में गहरे तक उतरती चली जा रही थी। सांप ने अब अपने जिस्म को मोड़ना शुरू कर दिया था। पल भर को लगा कि उसकी हड्डी पसलियाँ चरमरा गई हैं। एक सहज कल्पना से वह सिहर उठी थी। पल भर को तो यूँ लगा कि उसका वजूद ही मिट गया है। अब वह आगे नहीं खेल पाई। उसने बोर्ड हटा दिया और पीठ को पलंग का सहारा देते हुए लंबे पैर पसाकर छत की ओर टकटकी लगाए देखने लगी थी। बच्चों ने कब लाइट ऑफ किया और वे कब सो गए उसे भान ही नहीं रहा। होश तो उसे तब आया जब उसने अपने आप को गहरे अंधकार में कैद पाया। उसने चाहा भी कि नाइट लैंप जला ले, पर अंधकार में ही घिरे रहना उसे अच्छा लग रहा था। अंधेरे को छेदते हुए उसकी नज़रें
अब भी छत से ही चिपकी हुई थी। ऐसा लगा कि कुछ किरणें इकट्ठा हो रही हैं। एक अस्पष्ट चित्र सा उभरने लगा था। तस्वीर अब साफ होने लगी थी। माँ की तस्वीर थी। अगल बगल में 2 बच्चे, एक व्यक्ति पीछे खड़ा दिखलाई दिया। तस्वीर और भी स्पष्ट नजर आने लगी थी। पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति मामा जी थे। 2 बच्चों में एक वह स्वयं थी, दूसरे राजीव भैया थे। मामा जी की तस्वीर देखकर पुराने बातें याद हो आईं। काफ़ी छोटे थे दोनों भाई बहन। पिता का साया सिर से हट चुका था। माँ खेतों में कड़ी मेहनत करती है और दोनों की अच्छी परवरिश करती। ताऊ जी की नीयत खेत खलिहान के साथ जेवरात आदि हड़पने की थी। वे अपनी ओर से बिसाते बिछाते। माँ शायद हर बिसात की काट जानती थी। अपनी स्कीम को फेल होता दिख ताऊ जी खिसियाते गए थे। अब उन्होंने अपने तर्कस से अंतिम अस्त्र का संहार करने की ठानी। पुआल का ढेर मकान के पीछे जमाया जाने लगा। उस दिन सारे हौद खाली कर दिए गए और गांव की बिजली भी ठप कर दी गई थी। अमावास की रात थी। खेतीबाड़ी पशुधन संभालने के साथ ही माँ उतना ही भक्ति भाव से गीता रामायण भी बाँचती थी। शायद कान्हा साथ दे रहे थे। वह जान चुकी थी कि उसका आज घर धूं धूं कर जल उठेगा। समय पूर्व वह लोगों की आंख बचाकर पिछवाड़े से भाग निकली और तब वह उबड़ खाबड़ सड़कों पर दौड़ती रहीं, चलती रहीं जब तक मामा जी का घर तक नहीं आ गया। घर से निकलते समय वह पीछे पलट पलट कर देखती रही थी। पूरा घर अग्नि की भेंट चढ़ चुका था। मामा जी ने हमारा भरपूर स्वागत ही नहीं किया, बल्कि ठहरने खाने तक का पुख्ता इंतज़ाम भी किया। इन्हीं मामा जी की बदौलत आज एक आलीशान बंगला और खेती बाड़ी हमारे पास था। धीरे धीरे यह तस्वीर धुंधलाती चली गई। एक दूसरी तस्वीर उभर कर आंखों के सामने आने लगी। इस तस्वीर में हम 3 के अलावा 2 जन भी जुड़ जाते थे। पहले अनुज यानी पति और दूसरी तस्वीर छाया भाभी की थी। कुल मिलाकर हम 5 लोगों का छोटा सा पारिवारिक समूह था। भैया जी और छाया साथ ही एक क्लास में पढ़ते थे। भैया ऑलराउंडर होने के साथ साथ मेधावी छात्र भी रहे हैं। इनका दिल आ गया होगा भैया पर। अपना चक्कर चलाने के लिए इन्होंने मुझे मोहरा बनाया। दोस्ती गांठे। कॉलेज जाते समय अक्सर साथ जाते। फिर धीरे धीरे घर में प्रवेश करने लगी और देखते ही देखते उन्होंने वह मुकाम पा ही लिया जिसके लिए उन्होंने भागीरथ तप किया था। कॉलेज से निकलते ही दोनों जॉब भी पा चुके थे और पास ही के शहर से रोजाना अप डाउन भी करते थे। मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रही, अतः प्राध्यापक की नियुक्ति भी जल्दी ही मिल गई। नौकरी लगने के 6 माह बाद भी शादी हो गई मेरी, सो मैंने अपना ट्रांसफ़र भी ले लिया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि नियति ने अपने क्रूर हाथों से इस तस्वीर को 3 टुकड़ों में काट रखा था। पहले टुकड़े में मैं और अनुज अलग कर दिए गए। दूसरा और तीसरा टुकड़ा कटकर भी इस तरह जुड़ा दिखाई देता रहा जैसे काटा ही नहीं गया हो। पर माँ की तस्वीर भैया भाभी की तस्वीर से काटकर अलग की जा चुकी थी। 4, 5, 6 साल बीत गए। भैया को संतान सुख नसीब नहीं हुआ। अब वे इस घर को बेचकर दूसरी जगह चले जाना चाहते थे, पर माँ ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। वे बार बार कहा करती थी कि जिस घर में तूने सांस ली, जहाँ तू पला बड़ा हुआ और जिस शहर ने तुझे तमीज़ सिखाई, मान दिया, पहचान दिया, उसे तू क्यों बेचने पर तुला हुआ है। उसने यह भी सलाह दी थी कि गरिमा को गोद ले लो, मन रम जाएगा, फिर आखिर तेरी बहन की ही तो लड़की है। पर भाभी अपनी बहन की लड़की को गोद लेने का मानस बना चुकी थी। विचारों की टकराहट बढ़ती ही चली जा रही थी। बात सुलझने का अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या था, माँ की उपेक्षा की जाने लगी। कभी या तो खाना बनाया ही नहीं जाता था या बना भी लिया तो पर्याप्त बचाया ही नहीं जाता था ताकि माँ भरपेट ना खा सके। माँ के बुढ़ाते शरीर में भले ही कृष्णा खड़े रहे हों, पर मन का अर्जुन तो गहरे तक हार मान चुका था। लड़ता भी तो किससे लड़ता और किसके लिए। विचारों की तंद्रा के चलते नींद ने कब उसे अपने आगोश में ले लिया था पता ही नहीं चल पाया। वह जब सोकर उठी तो
सूरज बहुत ऊपर चढ़ाया था। जागने के साथ ही उसने महसूस किया कि शरीर में ऐंठन के साथ साथ पोर पोर में आलस भी रेंग रहा है। जमुहाते हुए वह उठ बैठे। बाथरूम जाने से पहले उसने फिर से लता का कैसेट लगाया, पूरा वॉल्यूम खोला और बाथरूम में समा गई। आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर वह ब्रश कर रही थी। मुंह धोने के बाद अब वह लता के स्वर में स्वर मिलाने लगी थी। उसने निर्णय ले लिया था कि अब वह अपने आप को और व्यथित नहीं करेगी। नियति को जो मंजूर होना है वह होकर ही रहेगा। उसने अपने चेहरे को आईने के और नज़दीक ले जाकर गौर से देखा। आंखों के नीचे स्याह निशान घर बनाने लगे थे। वह चौंक उठी। अपने आप में डूबकर जीने का संकल्प उसने लिया। अब वह पूरी गति से थिरकती हुई लता के स्वर में स्वर मिलाने लगी थी। एक थिरकन के साथ खुशबू का एक तेज झोंका उसके बदन से आ चिपका। पल भर को यह लगा कि शरीर एक मीठी अग्नि में जलने लगा है। उसे यूं ही अनुज याद आ गया। कभी कभी अनुज यूं ही बाथरूम में घुस आया करता था। अनुज की याद आते ही लगा कि वह यहाँ स्वयं उपस्थित है, उसके ही साथ है। वह आंखें बंद किए अपने कल्पना संसार में तब तक डूबी रही जब तक सावर की आखिरी बूंदें समाप्त नहीं हो गई। सावर के बंद हो जाने के बाद ही उसकी चेतना वापस लौटी थी। उसने आईने पर नज़र डाली। अपने इस परिवर्तित रूप को देखकर उसे हैरानी होने लगी थी। तन पर साड़ी लपेटते हुए वह बाहर निकली। ड्राइंग रूम से निकलकर वेटिंग रूम में आई तो राकेश को असमय देखकर सकपका सी गई। राकेश और इस समय क्यों आया होगा वह इस वक्त? ढेरों सवाल मन में रेंगने लगे थे। राकेश अनुज का सहपाठी ही नहीं अपितु वह फैक्ट्री में भी बराबर का हकदार है। अक्सर वह घर पर आता ही रहता है। आज वह पहली बार ऐसे समय पर आया जब उसे इस समय फैक्ट्री में रहना चाहिए था। फैक्ट्री में वह कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा है। आज अचानक उसकी उपस्थिति संदेह पैदा कर रही थी। अपनी झेप मिटाते हुए उसने इतना भर कहा था कि राकेश भैया इस समय और आप यहाँ। वह वाक्य पूरा नहीं बोल पाई थी कि राकेश ने कहना शुरू कर दिया था कि वह काफ़ी देर से टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए प्रयासरत था। आखिर आप थी कहाँ इतने लंबे समय से? प्रश्न तो उसके सीधे साधे थे, पर इनका उत्तर उसके पास था ही नहीं। वह क्या बतलाती कि वह बाथरूम में बंद थी और अपने आप में इतनी गुम थी कि उसे दीन दुनिया का होश ही नहीं था। मोनिका की चुप्पी इस बात का संकेत दे रही थी कि उसके पास इस छोटे से प्रश्न का समाधान कारक उत्तर नहीं था। उसे चुप देखकर उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी, माँ जी आई थी, वह यह पैकेट दे गई हैं। उन्होंने यह भी बतला देने को कहा था कि वह स्वयं घर आई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक खटखटाते रहने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो यह पैकेट मुझे सौंपते हुए कहा था कि मोनिका को याद से दे देना, और वे तुरंत वापस भी हो गई थी। आश्चर्य, महान आश्चर्य! माँ आई थी, यह कैसे हो सकता है? उनसे तो एक कदम भी चला नहीं जाता। भला वे इतनी दूर भी आ सकती हैं कैसे? ढेरों सारे प्रश्न एक साथ दिमाग को मथने लगे थे। कांपती हाथों से उसने लिफाफा खोला। पत्र माँ के ही हाथों का लिखा था। ये चंद कागजात महज कागज ना होकर एक छोटी सी फांस है जिसने हमारे सभी के दिलों में छेद कर दिए हैं। मकान खरीदते समय इस बात का भी ध्यान नहीं आया कि एक दिन यही फांस विवाद का कारण बन सकती है और सभी को तकलीफ़ पहुंचा सकती है। सच कहती हूँ मोनिका, इसमें किसी का भी कहीं भी दोष नहीं है। बच्चे तो मुझे दोनों ही प्रिय रहे हैं, दोनों ही आंखों के तारे रहे हैं, पर तुम सबसे लक्की मानी जाती रही हो। तुम मामा की भी अति प्यारी रही हो, इसलिए मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम से करा ली गई थी, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें बंटवारे की कभी बात नहीं होगी। ये सारे कागजात तुम्हें सौंपे जा रही हूँ। उचित अनुचित जो भी जान पड़े वैसा आगे कदम उठाना। तुम्हारी माँ। राकेश मात्र एक कागज का टुकड़ा हाथ में थमाकर लौट चुका था, पर उसे लगने लगा था कि वह मात्र एक कागज का टुकड़ा ना होकर एक जीवित बम है। आशंका और कुशंकाओं के जहरीले नाग उसके मन के आंगन में यहाँ वहाँ विचरने लगे थे।
एक ख्याल आता तो दूसरा तिरोहित हो जाता था। उसका दिल सहज रूप से यह स्वीकार करने लगा था कि संभवतः माँ आई होंगी, उन्होंने आवाज़ दी होगी, दरवाज़ा भी खटखटाया होगा और प्रत्युत्तर ना पाकर सारे कागजात राकेश को सौंप कर लौट भी चुकी होंगी। पर उसका अपना मस्तिष्क इस बात को मानने के लिए फिर कतई तैयार नहीं था। वह खुद भी माँ को देखकर आ चुकी थी। माँ एक लाश बनकर रह गई थी। केवल सांसों का क्रम संचय उसके जीवित होने का प्रमाण था। वे स्वयं होकर ना तो उठकर बैठ सकती थी, ना ही करवट ले सकती थी। ऐसी दशा में उनका यह आना सहज ही नहीं, अपितु असंभव ही था। जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं अक्सर घटती ही रहती है। जब दिल उसे मानने के लिए तैयार हो जाता है तो वहीं मस्तिष्क उसे पहले ही सिरे से खारिज कर देना चाहता है। दिल का संबंध मात्र भावनाओं से जुड़ता है। जब मन और मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा होता है तभी आदमी शंकाओं और कुशंकाओं के पांटों के बीच पिसता रहता है। काफ़ी देर तक वह मन और मस्तिष्क के बीच चल रहे द्वंद्व युद्ध को तटस्थ भाव से देखती रही थी। दिल की भावनाओं को खारिज करते हुए उसने भैया से टेलीफोन पर संपर्क साध कर वस्तु स्थिति की जानकारी लेने का निर्णय लिया था। तेज कदमों से चलते हुए वह अंदर आई, टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ भैया थे। उनका स्वर डूबा हुआ था। दिल एक बारगी जोरों से धड़का। लगभग फफकते हुए उन्होंने बतलाया कि 15 मिनट पूर्व माँ हमें छोड़कर चल बसी हैं। माँ के चले जाने और कागजात सौंपे जाने के बीच केवल 5 मिनट का अंतर रहा था। आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि क्या वे हवा पर सवार होकर आई थीं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।